यूक्रेन और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध गहराई से जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। लेकिन समय के साथ ये संबंध अलग अलग राष्ट्रीय पहचानों और कई बार जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में बदलते गए हैं। आधुनिक रूस और यूक्रेन दोनों ही अपने हिस्टोरिकल लीनिएज को कीवियन रस से जोड़ते हैं, जो 9th सेंचुरी में स्थापित एक मिडिवल पॉलिटिकल फेडरेशन था। यह राज्य आज की यूक्रेन की राजधानी कीव को केंद्र बनाकर विकसित हुआ था। इस प्रारंभिक राज्य की स्थापना स्कैंडिनेवियन से आए वाइकिंग योद्धा व्यापारियों ने की थी, जिन्हें वेरंगियन या रूस कहा जाता था। उन्होंने जो लोकल स्लाव ट्राइब्स थी उनके साथ मिलकर इस क्षेत्र में शासन की नींव रखी। ये एक बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था जो डन्यूपर नदी के किनारे स्थित था। इसने 988 ईस्वी में ईसाई धर्म को अपनाया और यारोस्लाव द वाइस जैसे शासकों के तहत अपने कानून बनाए। फिर 13th सेंचुरी में मंगोल शासन के दौरान 1240 में बाटू खान की गोल्डन होर्ड सेना ने कीव पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। इसके बाद कई रूसी इलाके मंगोलों को टैक्स देने लगे, जबकि कुछ इलाके लिथुआनिया के ग्रैंड डची और बाद में पॉलिश लिथुआनियाई कॉमनवेल्थ में शामिल हो गए। इस तरह एक समय पर जो रूसी राज्य एकजुट था वह टुकड़ों में बट गया। इसके बाद 16 से 17वीं शताब्दी में कोज़ैक्स और हेटमनेट का राइज होना स्टार्ट हुआ। यूक्रेनी कोज़ैक्स जो किसान सैनिक थे और अपनी लड़ाकू भावना के लिए मशहूर थे। उन्होंने ज़ापोरोजियन सिच में जो एक एरिया था वहाँ पर अपनी कुछ हद तक आज़ादी फिर से हासिल की। 1648 में बोहदान खमेलनित्स्की के अपराइजिंग के दौरान उन्होंने कोज़ैक हेटमनेट नाम की एक स्वतंत्र सत्ता बनाई। इस सत्ता ने 1654 की पेरेयास्लाव संधि के जरिए मॉस्को से सुरक्षा मांगी। आज भी इतिहासकार में इस बात पर बहस होती है कि क्या इस संधि से यूक्रेन पूरी तरह रूस का अधीनस्थ बन गया था या उसे अपनी आज़ादी कुछ हद तक मिली रही। 18th सेंचुरी के अंत में जब पोलैंड का जब 3 बार पार्टीशन हुआ, यानी 1772 में, फिर 1793 में और 1795 में, और इस पार्टीशन ने डन्यूपर नदी के पश्चिम में मौजूद ज़्यादातर यूक्रेनी इलाके रूसी साम्राज्य के अधीन आ गए, जबकि कुछ पश्चिमी हिस्से हैब्सबर्ग एम्पायर में शामिल हो गए। 18th सेंचुरी के अंत तक रूसी साम्राज्य ने वहाँ की भाषा, प्रशासन और शिक्षा को पूरी तरह से रूसी रंग में रंगने की नीति शुरू कर दी, जिसे हम रूसीकरण कहते हैं, यानी रूसिफिकेशन। मैं यूक्रेन और रसिया के पास्ट को ब्रीफ में ही बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनके बीच का शेयर्ड हिस्ट्री क्या था। फिर 19th सेंचुरी में यूरोपियन रोमांटिक नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड होकर, यूरोपियन रोमांटिक नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तरह की सांस्कृतिक रेबेलियन थी जहाँ पोएट्स, कलाकारों और विचारकों ने अपनी परंपराओं के प्रति प्यार और भावनात्मक कहानियों के जरिए लोगों में देशभक्ति जगाई और आज़ादी की भावना को मजबूत किया। तो यूक्रेन के जो इंटेलेक्चुअल्स थे और लेखकों ने अपनी भाषा, लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं को फिर से जीवित किया। सीक्रेट सोसाइटीज़ और पब्लिकेशंस ने साम्राज्य की सेंसरशिप को चुनौती दी, जिससे भविष्य में राष्ट्र बनने की सांस्कृतिक नींव रखी गई। फिर 1917 से 1921 तक आज़ादी के लिए थोड़े समय तक संघर्ष करने के बाद 1922 में यूक्रेन का ज़्यादातर हिस्सा सोवियत यूनियन में मिला दिया गया और वह यूक्रेनी सोवियत समाजवादी गणराज्य बन गया, यानी यूकेएसएसआर। इसके बाद स्टालिन की ज़बरदस्ती की खेती, यानी कलेक्टिवाइजेशन की नीतियों ने 1932 से 33 में होलोदोमोर नाम की एक भयानक फेमाइन को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोग भूख से मारे गए। इसके बाद भी यूक्रेन को राहत नहीं मिली। 1941 से 1944 तक नाज़ी जर्मनी का कब्जा और फिर युद्ध के बाद सोवियत शासन की शक्ति ने यूक्रेनियों को और ज़्यादा पीड़ा दी। फिर 1990s के दशक में गोर्बाचेव की पेरेस्ट्रोइका यानी आर्थिक सुधार और ग्लासनोस्त यानी खुलापन की नीतियों ने राजनीति में नई आज़ादी दी। जुलाई 1919 में यूक्रेन की संसद ने राज्य संप्रभुता की घोषणा की। फिर अगस्त 1991 में मॉस्को में तख्तापलट की कोशिश नाकाम होने के बाद 24 अगस्त 1991 को सुप्रीम राडा, जिसे यूक्रेन की संसद कहते हैं, ने पूरी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1 दिसंबर को हुए जनमत संग्रह में लगभग 90% लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद लियोनिद क्राउचुक यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति चुने गए। तो यह था ब्रीफ में कि कैसे रसिया और यूक्रेन का जो शेयर्ड पास्ट रहा है वो एक ही पॉलिटिकल फेडरेशन से ही थे, लेकिन बाद में कैसे यूक्रेन को रशियन एम्पायर में मिलाया गया, फिर यूएसएसआर में। इन दोनों देशों की हिस्ट्री के बारे में कभी एक अलग वीडियो बनाकर चर्चा की जाएगी।
तो यूक्रेन के इंडिपेंडेंस के बाद अब आते हैं 2014 में, जब रसिया क्रीमिया पे कब्जा करता है। थोड़ा पीछे चलते हैं 1954 में, जब उस समय के सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने प्रशासनिक रूप से क्रीमिया को रूस की रसियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी RSFSR से यूक्रेनी सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य यानी यूक्रेनियन SSR को सौंप दिया। ये डिसीजन ज़्यादातर प्रतीकात्मक था और कुछ आर्थिक व प्रशासनिक कारणों से किया गया था। उस समय किसी ने USSR के टूटने की कल्पना नहीं की थी। 1991 में जब सोवियत संघ बिखर गया, तब क्रीमिया इंडिपेंडेंट यूक्रेन का हिस्सा बना रहा। हालांकि रूस का ब्लैक सी फ्लीट अब भी सेवास्तोपोल में तैनात रहा, एक समझौते के तहत। अब एक चीज़ यहाँ ये जानते हैं कि क्यों रसिया ने 2014 में ही क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे। 2014 की शुरुआत से पहले यूक्रेन की सरकार पहले कुचमा के तहत और फिर यानुकोविच के शासन में आमतौर पर रशियन इंटरेस्ट के प्रति सहयोगी थे, खासकर क्रीमिया का जो रीजन था। लेकिन फरवरी-मार्च 2014 में विक्टर यानुकोविच की सरकार अचानक गिर गई, जिससे देश में राजनीतिक संकट और सुरक्षा की अफरा तफरी फैल गई। पुतिन के एडवाइजर्स ने इसे सही समय माना एक तेज सैन्य कार्रवाई करने के लिए। खुद पुतिन ने माना कि ये एक हस्तक्षेप पहले से कोई बहुत लंबी योजना नहीं थी, बल्कि मैदान आंदोलन के अचानक हुए उथल पुथल के जवाब में तुरंत लिया गया और आकस्मिक फैसला था। दूसरा रीजन था सेवास्तोपोल बेस खोने का डर, क्योंकि 1997 से रूस ने एक संधि के तहत 2042 तक सेवास्तोपोल में अपनी एक ब्लैक सी फ्लीट का बेस लीज पर लिया हुआ था। लेकिन जब यानुकोविच सत्ता से हटे, तभी रूस को सच में डर लगा कि यूक्रेन की नई सरकार ये लीज रद्द कर सकती है या बेड़े को वहाँ से निकाल सकती है। रूस के लिए यह एक रणनीतिक नौसैनिक ठिकाने को खोने का सीधा खतरा था और इसी वजह से क्रीमिया पर कब्जा करने का समय तय हुआ। एक और मेन रीजन था नेटो का ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन। तो इन्हीं सब रीजन्स की वजह से रसिया ने क्रीमिया पे 2014 में अटैक किया। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करना कई जटिल कारणों से हुआ था। रूस ने जो कारण सार्वजनिक रूप से बताए, वे एक तरह से राजनीतिक और कानूनी बहाना थे। असल में इसके पीछे कुछ गहरे रणनीतिक और भू राजनीतिक उद्देश्य थे, जिन्हें रूस ने साफ साफ नहीं बताया। रूस ने क्रीमिया में अपने कामों के लिए कुछ आधिकारिक कारण बताए। सबसे पहले उसने कहा कि वह क्रीमिया में रह रहे रूसी मूल के जो लोग हैं और जो रूसी भाषा बोलने वालों के अधिकार और सुरक्षा की रक्षा कर रहा है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की नई सरकार से इन लोगों को भेदभाव और खतरा था। जब यूक्रेन की अंतरिम सरकार ने दो भाषाओं वाले कानून यानी बाइलिंगुअल कानून को खत्म कर दिया, तो रूस ने इसे उस भेदभाव का सबूत बताया। रूस ने यह भी कहा कि क्रीमिया में जो रेफरेंडम हुआ वह पूरी तरह से वैध था। रूस का कहना था कि क्रीमिया में लोगों का आत्मनिर्णय का अधिकार था और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से तय किया कि वे अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि यानी रूस से जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा रूस ने यूरोमैदान क्रांति को एक अवैध विदेशी समर्थन वाला असंवैधानिक तख्ता पलट बताया, जो यूक्रेन के संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता था। इसलिए रूस को व्यवस्था बहाल करना और अपने हितों की रक्षा के लिए इंटरवीन करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि ये यूरोमैदान रिवॉल्यूशन था क्या और क्यों हुआ। तो यूरोमैदान क्रांति, जिसे रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी भी कहा जाता है, जो यूक्रेन में नवंबर 2013 में शुरू हुआ और फरवरी 2014 में चरम पर पहुंचा। ये कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के रूप में शुरू हुआ, जो यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते को रद्द करने के खिलाफ था। जल्द ही यह सरकार के भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गया। इस प्रोटेस्ट का प्रमुख कारण था प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ अपने वादे को वापस ले लिया और इसकी जगह रूस के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने का फैसला किया। उनके इस फैसले के बाद ही यूरो मैदान आंदोलन की शुरुआत हुई, जब लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू किया। और फिर जनवरी 2014 में यानुकोविच की गवर्नमेंट ने ऐसे कानून पास किए जो लोगों के बोलने की आज़ादी और सभा को रोकते थे। तो ये था यूरो मैदान रिवॉल्यूशन का रीज़न। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब पुतिन ने यूरो मैदान रिवॉल्यूशन को अनलॉफुल कहा, उसके बाद उनका एक और रीज़न था क्रीमिया को अपने कंट्रोल में लेने का। वो था कि पुतिन क्रीमिया को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से रसिया का हिस्सा मानते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने 1954 में निकिता क्रुश्चेव द्वारा क्रीमिया को यूक्रेन को सौंपे जाने को एक हिस्टोरिकल एरर बताया, जो सोवियत कानूनों के तहत बिना जनता की सहमति से की गई थी।
इसके अलावा क्रीमिया पर कब्जा करने से रूस को ब्लैक सी में महत्वपूर्ण समुद्री तेल और गैस संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इससे पहले यूक्रेन कोशिश कर रहा था कि वह रूसी एनर्जी पर यानी रशियन एनर्जी पर अपनी निर्भरता कम करे। ऐसे में इन जरूरी ऊर्जा संसाधनों पर कब्जा करना रूस के आर्थिक हित में था। आखिर में यह कदम राष्ट्रपति पुतिन के लिए राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद रहा, क्योंकि इससे रूस के भीतर उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई। क्रीमिया में रशिया द्वारा अटैक एक प्री प्लान ऑपरेशन था, जहां रशिया ने क्रीमिया को रशिया का एक अभिन्न हिस्सा बताया और साथ ही साथ क्रीमिया में रह रहे रशियन एथनिसिटी के लोगों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना और रिसोर्सेज का हवाला देकर उसने क्रीमिया पर अपना नियंत्रण ले लिया। अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। रशिया द्वारा यूक्रेन में 2022 का हमला, इसकी वजह क्या थी? थोड़ा पीछे चलते हैं 1991 की तरफ, जब सोवियत यूनियन का फॉल हुआ था तो यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उभरा, यानी एक स्वतंत्र देश के रूप में। लेकिन रशिया अभी भी ये चाहता था कि सोवियत संघ के बाद के एरिया पर अपनी नज़र बनाए रखना। कई रूसी नेताओं ने नेटो के पूर्व की ओर विस्तार को एक रणनीतिक खतरे के रूप में देखा। एक विशेषज्ञ ने कहा कि कोल्ड वॉर के बाद के समय में रूस नेटो के विस्तार को एक खतरे के रूप में देखेगा, खासकर अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाए, क्योंकि तब अमेरिका सीधे रूस के बॉर्डर पर आ जाएगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि साल 2000 की शुरुआत तक नेटो ने रूस की सीमाओं से लगे कई पुराने वार्सा संधि वाले देशों को अपने संगठन में शामिल कर लिया था। रूस ने इस बात का कड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि 1994 में रूस के उस समय के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने भी कहा था कि नेटो का विस्तार यूरोप को दोबारा बांट रहा है। पश्चिमी देशों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो 1991 में सोवियत संघ की हार का मतलब यह था कि जीतने वाले लोकतांत्रिक देशों को यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को उसी तरह से आकार देने का हक था जैसे कि नए स्वतंत्र देशों की इच्छा थी। एक विश्लेषण में कहा गया है, अगर इसका उल्टा हुआ होता, यानी रूस जीतता, तो वो भी ऐसा ही अधिकार जताते। लेकिन असल में नेटो का विस्तार उन देशों की इच्छाओं और ज़रूरतों को दर्शाता है जो आखिरकार सोवियत शासन से आज़ाद हुए थे। अगले 3 डेकेड्स में यूक्रेन और रूस के रिश्तों में काफ़ी बदलाव आया। शुरुआत में यूक्रेन ने रूस के साथ आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी नज़दीकी बनाए रखी थी। 1994 में हुए बुडापेस्ट समझौते के तहत यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे और बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, जिस पर रूस ने भी सिग्नेचर किए थे। लेकिन 2000 के दशक में यूक्रेन धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन और नेटो की ओर बढ़ने लगा। 2004 की ऑरेंज क्रांति के बाद यूक्रेन के नेताओं ने खुले तौर पर यूरोपीय यूनियन से जुड़ने और नेटो से साझेदारी की कोशिशें शुरू कर दी। रूस ने इसका जवाब यूक्रेन में रूस समर्थक पार्टियों को समर्थन देकर और रूसी भाषा बोलने वाले इलाकों में प्रभाव बढ़ाकर दिया। जैसा कि अभी मैंने बताया था, क्रीमिया में अपने प्रभाव को फैलाया था। 2010 के दशक के अंत तक यूक्रेन का वेस्टर्न देशों से नज़दीकी बढ़ाना, खासकर नेटो से सहयोग, रूस के साथ लगातार तनाव का कारण बना रहा। रूसी रणनीतिकारों को लगने लगा कि अगर यूक्रेन हाथ से निकल गया तो रूस के पश्चिमी हिस्से से उनका बफर इलाका ख़त्म हो जाएगा और उन्हें चारों तरफ से घिर जाने का डर सताने लगेगा। फिर मार्च 2014 में रशियन स्पेशल फोर्सेस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। पुतिन ने इसका कारण ये बताया कि वे वहाँ रह रहे रूसी नागरिकों और रूसी भाषा बोलने वालों की सुरक्षा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी इसके बारे में बताया था। इसके बाद रूस ने एक विवादित जनमत संग्रह के जरिए क्रीमिया को अपने देश में शामिल कर लिया। जल्द ही यूक्रेन के 2 क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूसी समर्थक विद्रोहियों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिससे पूर्वी यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। रूस ने इसमें अपनी आधिकारिक भूमिका से इनकार किया, लेकिन यूक्रेन और नेटो ने बताया कि रूसी सैनिक और हथियार इन विद्रोहियों की मदद कर रहे थे। फिर सितंबर 2014 में मिन्स्क 1 और दूसरा फरवरी 2015 में मिन्स्क 2 राजनीतिक प्रयासों से 2 मिन्स्क समझौते हुए, जिनका उद्देश्य लड़ाई को रोकना था। 2014 का मिन्स्क 1 समझौता कुछ समय बाद ही विफल हो गया और युद्ध जारी रहा। 2015 का मिन्स्क द्वितीय समझौता कुछ जरूरी कदमों का सुझाव देता है, जैसे दोनों पक्षों द्वारा भारी हथियारों को हटाना और यूक्रेनी कानून के तहत लोकल इलेक्शंस कराना। लेकिन ये शर्तें कभी पूरी तरह लागू नहीं हुई। रूस ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह इस संघर्ष का पक्ष है और उसने डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों से अपनी सेना नहीं हटाई। आखिरकार डोनबास युद्ध एक फ्रोजन वॉर बन गया, जहां कभी कभार गोलीबारी होती रही और मोर्चा शांत लेकिन तनावपूर्ण बना रहा। इस स्थिति को देखते हुए यूक्रेन ने अपनी सुरक्षा नीति बदली। उसने 2017 में औपचारिक रूप से तटस्थता छोड़ दी और कई बार नेटो की सदस्यता की कोशिश की।
2014 से 2021 तक पश्चिमी देशों के नेताओं ने यूक्रेन पर कब्जे और लड़ाई की निंदा की, लेकिन वे सैनिक कार्रवाई से दूर रहे। यूक्रेन को रक्षा के लिए मदद तो मिली, लेकिन कोई पक्का सुरक्षा वादा नहीं दिया गया। मॉस्को यानी रूस को यह लगता था कि यूक्रेन का पश्चिमी देशों की ओर बढ़ना उसके लिए एक उकसावा है। 2021 के अंत तक रूसी डिप्लोमेट्स ने सार्वजनिक रूप से यह मांग की कि उन्हें लिखित गारंटी दी जाए कि नेटो अब और विस्तार नहीं करेगा और यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा। अमेरिका और यूरोप ने इन मांगों को खारिज कर दिया और कहा कि नेटो की ओपन डोर वाली पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं होगा। जब रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर पूरा हमला शुरू किया तो राष्ट्रपति पुतिन ने इसके कई कारण बताए। अपने टीवी भाषण में उन्होंने यूक्रेन की सरकार पर आरोप लगाया कि वह फार राइटिस्ट, नेशनलिस्ट और नाजी सोच वाले लोगों द्वारा चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना और नाजी विचारधारा से मुक्त करना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यूक्रेन में रह रहे रशियन एथनिसिटी और रूसी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को कथित नरसंहार का सामना करना पड़ा है और उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। यह वही कहानी है जो क्रीमिया के समय से कही जा रही है। इस दावे में यूक्रेन की राष्ट्रवादी सरकार को रूस के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में दिखाया गया और इसी वजह से रूस ने हमले को एक तरह की पहले से की गई लिबरेशन की कार्रवाई बताया। पुतिन और अन्य रशियन ऑफिशियल्स ने इस युद्ध को जियो स्ट्रैटेजिक नज़रिए से भी देखा। उन्होंने पश्चिमी देशों से मांग की कि युद्ध रोकने से पहले वे यूक्रेन के भविष्य को न्यूट्रल घोषित करें, यानी यह कानूनी तौर पर तय कर दिया जाए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। बाद में रूसी सूत्रों ने बताया कि पुतिन अमेरिका और यूरोप से एक रिटन प्रॉमिस चाहते थे कि नेटो का विस्तार पूर्व की ओर नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रतिबंध हटाने और रूसी भाषा बोलने वालों के लिए सुरक्षा की गारंटी की भी मांग की। 2022 की शुरुआत में पुतिन ने कई बार अपने भाषण में यूक्रेन के स्वतंत्र देश होने के अधिकार पर सवाल उठाया। उदाहरण के लिए 21 फरवरी 2022 के एक भाषण में उन्होंने रूसी लोगों से कहा, यूक्रेन सिर्फ हमारा पड़ोसी देश नहीं है, यह हमारे इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। इस तरह उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि यूक्रेन की कोई अलग राष्ट्रीय पहचान नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर बात करें तो रूस द्वारा यूक्रेन में किए गए हमले को लेकर मेनली 3 इंटरप्रिटेशन दिया जाता है। पहला है इम्पीरियल एम्बिशन, यानी आप कह सकते हैं दूसरे देशों पर राज करने की चाहत। कई पश्चिमी एनालिस्ट्स का मानना है कि पुतिन की कार्रवाई रूस की महाशक्ति की स्थिति को फिर से हासिल करने और पुराने इलाकों को वापस लेने की कोशिश है। वे पुतिन के 2021 के एक लंबे लेख और भाषणों का हवाला देते हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि आधुनिक यूक्रेन को बोल्शेविक रूस ने आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से बनाया था और यह ऐतिहासिक रूप से रूसी दुनिया का हिस्सा है। इस नज़रिए से यह हमला एक बदलाव चाहने वाली विचारधारा से प्रेरित था, एक कोशिश की शीत युद्ध के अंत को फिर से चुनौती दी जाए और यूक्रेन पर मॉस्को की इच्छा थोप दी जाए। दूसरा रीजन है नेटो का खतरा। रियलिस्ट स्कॉलर्स यानी यथार्थवादी स्कॉलर्स सुरक्षा से जुड़ी गणनाओं पर जोर देते हैं। 2008 तक नेटो ने सिद्धांत रूप में यह मान लिया था कि यूक्रेन भविष्य में उसका सदस्य बनेगा और पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को सैन्य मदद मिलनी शुरू हो गई थी। MIT के प्रोफेसर बैरी पोसन का कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन की संभावित नेटो सदस्यता को रूस के लिए एक असहनीय खतरे के रूप में देखा। इसलिए उन्होंने यह फैसला किया कि जब तक रूस को सैन्य रूप से थोड़ी बढ़त हासिल है तब तक एक रोकथाम करने वाला युद्ध यानी एक प्रिवेंटिव वॉर शुरू कर देना चाहिए। थर्ड रीज़न है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि आंतरिक कारणों ने हमले के समय को प्रभावित किया। कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होना राष्ट्रवाद को बढ़ा सकता है और आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटा सकता है। रूस की इकोनॉमी, खासकर एनर्जी से होने वाली कमाई, पश्चिमी सैंक्शंस के कारण दबाव में थी और अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ रहे थे। हालांकि बाहरी विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन की GDP और सैन्य ताकत रूस की तुलना में काफ़ी कम थी और यूक्रेन पर हमला करना रूस के लिए एक बहुत महंगा जुआ था। वास्तव में रूस के सार्वजनिक कारण जैसे नाजीवाद से मुक्ति और रूसी लोगों की रक्षा जैसे बातें विदेश में ज़्यादातर असरदार नहीं रही। बहुत से वेस्टर्न विशेषज्ञ इन बातों को असली कारण नहीं बल्कि बहाने मानते हैं। संक्षेप में यानी ब्रीफली कहा जाए तो पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि ये जो वॉर है कई कारणों के मिलने से शुरू हुआ। इसमें शामिल है पुतिन का साम्राज्यवादी नज़रिया, नेटो से सुरक्षा को लेकर रूस की चिंताएं और रूस के अंदरूनी राजनीतिक कारण। एनर्जी पॉलिसी भी चर्चा में आती है, जैसे कि यूक्रेन पर नियंत्रण पाने से गैस पाइपलाइन के रास्तों पर पकड़ मजबूत हो सकती है या यूरोप की ऊर्जा निर्भरता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जैसे यूक्रेन को गैस ट्रांजिट रूट से बाहर करना।
लेकिन ज़्यादातर सोर्सेस मानते हैं कि आर्थिक कारणों से ज़्यादा यह एक जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं का मामला है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक मिला जुला कई कारणों वाला विश्लेषण ही इस युद्ध को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। अब अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो टर्की में शांति वार्ता हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। टर्की और जिद्दा में मार्च में हुई बातचीत के बाद जहां रूस और यूक्रेन ने आपसी समझौते के मेमोरेंडा शेयर किए और सैकड़ों बीमार और घायल युद्धबंदियों की अदला बदली की, और कोई औपचारिक युद्ध विराम नहीं हो सका। अब तक की एकमात्र ठोस उपलब्धि कैदियों की अदला बदली रही है, जिसका ताज़ा मामला जून की शुरुआत में हुआ, जो तुर्की में तय हुई एक रूपरेखा के तहत हो रही है। रूस लगातार तेज हवाई और ड्रोन हमले भी कर रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में 1400 से ज़्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें आम लोगों के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले शामिल हैं, जबकि यूक्रेन की हवाई सुरक्षा पर बहुत दबाव है। गतिरोध की स्थिति की बात करें तो दोनों पक्षों की ओर से स्थानीय स्तर पर कुछ प्रगति हुई है, जैसे कि कर्स्क ओब्लास्ट में घुसपैठ और सुमी के आसपास हमले। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मोर्चे की रेखाएं अब लगभग स्थिर हो गई हैं और कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल करने में असमर्थ है। सीज फायर की बात करें तो अमेरिका और यूक्रेन ने जिद्दा में यानी 11 मार्च में एक 30 दिनों के संघर्ष विराम की रूपरेखा पर सहमति बनाई है, जो रूस की मंजूरी पर निर्भर है। लेकिन अब तक राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसे छोटे समय के समझौते ठुकरा दिए हैं। वे कहते हैं कि उन्हें केवल लंबे समय का शांति समझौता चाहिए, जिसमें सुरक्षा की ठोस गारंटी हो, सिर्फ थोड़े समय का विराम नहीं। रूसी ऑफिशियल्स का मानना है कि अमेरिका के मौजूदा प्रस्ताव उनके लिए जाल जैसे हैं, क्योंकि इनमें उनके लिए कोई सुरक्षा गारंटी नहीं दी गई है। फिर 2 मार्च 2025 को हुए लंदन समिट में 31 देशों ने मिलकर एक शांति बनाए रखने वाली सेना भेजने का वादा किया। इस गठबंधन को कोलिशन ऑफ द विलिंग कहा गया है। इसका मकसद है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए कोई समझौता होता है तो ये देश वहाँ ज़मीन पर अपनी सेना भेजकर शांति बनाए रखेंगे। इससे पुतिन को वो गारंटी मिलेगी जो वो मांग रहे हैं, और साथ ही यूक्रेन और उसके साथियों को यह भरोसा मिलेगा कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये वार कितना लंबा जाएगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रसिया के स्प्रिंग 2025 हमले में सुमी, खार्किव और डोनबास क्षेत्रों में हमले तेज हो गए हैं, जबकि यूक्रेन कुछ इलाकों जैसे कुपियांस में जवाबी हमला कर रहा है। लेकिन कोई भी साइड जो है निर्णायक जीत नहीं पा रहा है, जिससे यह युद्ध संसाधनों की थकाऊ होड़ बन गया है और 2026 या उससे आगे तक खिंच सकता है। 2022 का हमला रूस का एक जोखिम भरा लेकिन रणनीतिक प्रयास था। कीव में सरकार को हटाना, यूक्रेन को अपने अधीन करना और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से बदलने का इसका मकसद था। यूक्रेन इस संघर्ष में केवल एक देश नहीं बल्कि एक ऐसा मोहरा बन गया है जिसके जरिए रूस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है और एक मल्टीपोलर दुनिया की कल्पना को साकार करना चाहता है। इतिहास, राजनीति और तुरंत घटने वाली घटनाओं के इस मेल ने एक बड़े और दूरगामी असर वाले युद्ध को जन्म दिया है। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो में कहीं कुछ फैक्ट्स में गलतियां हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।